विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम शेमुषी प्रथमो भाग के प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति के तृतीय भाग का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व हमने भारतीय वसंत गीति के प्रथम भाग के अंदर कवि के बारे में और प्रथम श्लोक के बारे में जाना और द्वितीय भाग के अंदर हमने शेष बचे हुए श्लोकों का अध्ययन किया और आज तृतीय भाग के अंदर हम पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। तो विद्यार्थियों, पाठ के प्रश्नों को हल करने से पूर्व हम इसके पाठ के बारे में थोड़ा सा पुनः स्मरण करते हैं। हमने देखा कि भारतीय वसंत गीति गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें कवि के द्वारा सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से युक्त पीले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का मंद मंद बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजार और नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। तो विद्यार्थियों, इसके बाद हम आज के पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्नों को हल करने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि हमारे जो पाठ के अंदर प्रश्न आए हुए हैं, जिसके अंदर पहला प्रश्न है कि एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ पर मैंने एक पद की अपेक्षा संपूर्ण पद के अंदर उत्तर लिखने का प्रयास किया है ताकि हम उत्तर लिखने की प्रक्रिया को अच्छे से जान सके और आगे के प्रश्नों को सरलता से हल कर सके। साथ ही इन प्रश्नों के माध्यम से हम जो प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया है उसको भी समझ सके। इसलिए मैंने यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने का प्रयास किया है। तो चलिए विद्यार्थियों, जानते हैं हम प्रश्नों की इस प्रक्रिया को और उनके उत्तरों को। विद्यार्थियों, हमारे पास पहला प्रश्न क्या आया है कि कवि ही काम संबोधयति। अब हमें इस प्रश्न के अंदर यह ढूंढना है कि हमें उत्तर क्या देना है और किसके स्थान पर देना है। तो जब प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न जिस विभक्ति, वचन और लिंग में पूछा जाए, हमें उत्तर भी उसी वचन, विभक्ति और लिंग के अनुसार देना है। तो विद्यार्थियों, हमारा जो प्रश्न पूछा गया है उसी प्रश्न के अनुसार हमें उत्तर देना है। तो हमारा जो प्रश्न पूछा गया है वह कहाँ से पूछा गया है? हमें यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, कवि किसको संबोधित करता है? तो हमें उत्तर देना है किसको की जगह। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि कवि ही वाणीम संबोधयति, अर्थात कवि सरस्वती को संबोधित करता है। हमारे पास द्वितीय प्रश्न है विद्यार्थियों कि कवि ही वाणीम काम वादयितुम प्रार्थयति। कवि सरस्वती को किसको बजाने के लिए प्रार्थना करता है? तो प्रश्न हमारे पास कहाँ है विद्यार्थियों? काम, अर्थात किसको बजाने के लिए। तो हमारा उत्तर क्या होगा? वीणाम, अर्थात कवि ही वाणीम वीणाम वादयितुम प्रार्थयति। कवि सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है। हमारे पास अगला प्रश्न क्या है कि कीदृशीम वीणाम निनादयितुम प्रार्थयति। किस प्रकार की वीणा बजाने के लिए प्रार्थना करता है? तो अब हमारा प्रश्न क्या हुआ विद्यार्थियों? कीदृशीम। विद्यार्थियों, प्रश्न के इस प्रक्रिया के दौरान यदि अगर आपकी दृष्टि इससे विपरीत जाएगी तो आप न तो इन प्रश्नों को समझ पाएंगे और न ही इस उत्तर की प्रक्रिया को समझ पाएंगे। यदि अगर आपकी दृष्टि निरंतर इसी तरफ बनी रहेगी तो आप इन प्रश्नों को भी जानेंगे, इनके उत्तरों को भी जानेंगे और आपको इस कक्षा से इतर स्मरण करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं मिल जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों को देखते रहें, सुनते रहें, स्मरण करते रहें और इन्हें साथ के साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिखते भी रहें। तो विद्यार्थियों, हमारा प्रश्न कहाँ से बन रहा है? कीदृशी, किस प्रकार की। तो हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? किस प्रकार की? नवीनाम वीणाम, नवीन प्रकार की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करता है, अर्थात नई धुन वाली वीणा बजाने के लिए कवि प्रार्थना करता है। हमारा प्रश्न आता है कि गीतिम कथम गातुम कथयति। गीत
किस प्रकार का गाने के लिए कहता है, किस प्रकार का गीत गाने के लिए कहता है। अब हमारा प्रश्न कहाँ से बन रहा है विद्यार्थियों? हमारा प्रश्न बन रहा है कथम से। तो हमें जो उत्तर लिखना है वह कथम के स्थान पर लिखना है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? मृदुम। क्या उत्तर होगा विद्यार्थियों? मृदुम। गीतिम मृदुम गातुम कथयति। अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? सरसाः रसालः कदा लसन्ति। सरस आम के वृक्ष कब सुशोभित होते हैं? विद्यार्थियों, कदा जब भी आता है इसका तात्पर्य होता है कि वह समय से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। अब हमारा जो पाठ था उसके अंदर समय से संबंधित सिर्फ एक ऋतु का वर्णन किया गया है, तो हमारा उत्तर भी वही ऋतु होगी। और वह ऋतु क्या थी विद्यार्थियों? वह ऋतु थी वसंते। अर्थात हमारा उत्तर क्या होगा? सरसाः रसालः वसंते लसन्ति। अर्थात सरस आम के वृक्ष वसंत ऋतु में सुशोभित होते हैं। विद्यार्थियों, हमने इन पांचों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अब यह एक साथ आपके सामने है, आपकी सुविधा के लिए है, ताकि आप इनके उत्तरों को आसानी से अपनी पुस्तिका में, उत्तर पुस्तिका के अंदर लिख सकें और स्मरण कर सकें। अब विद्यार्थियों, हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? कि पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। अर्थात हमें जो उत्तर लिखना है वह अब पूर्ण वाक्य के अंदर लिखना है। हमारा पहला प्रश्न क्या है? कि कवि ही वाणीम किम कथयति। कवि सरस्वती को क्या कहता है? अब कवि सरस्वती को क्या कहता है यह हमने हर श्लोक के अंदर जो अंतिम पंक्ति है उसके अंदर पढ़ा है। अब वह क्या कहता है विद्यार्थियों? कवि कहता है कि वीणाम निनादयितुम कथयति। कवि ही वीणाम निनादयितुम कथयति। कवि वीणा बजाने के लिए कहता है। हमारा जो प्रश्न था यहाँ से पूछा गया था, हमने उत्तर यहीं लिख दिया है। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास, वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है? अब हमने श्लोकों के अंदर पढ़ा है कि वसंत ऋतु के अंदर क्या क्या होता है। तो हमारा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है? किम से क्या होता है? तो हम देखते हैं कि वसंत ऋतु के अंदर वसंते सरसाः रसालः लसन्ति कोकिला च कूजन्ति। अर्थात वसंत में सरस आम के वृक्ष सुशोभित होते हैं और कोयलों का कूजन होता है। ऐसा वसंत ऋतु में इस पाठ के अंदर बताया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है विद्यार्थियों? सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य कथम उच्छलेत। सलिलम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? जल। अर्थात जल तव तुम्हारी वीणा को सुनकर किस प्रकार से उछलता है। अब हमारा प्रश्न क्या आया है? किस प्रकार से उछलता है। तो हमने देखा है कि सलिलम सलिलम उच्छलेत। अर्थात हमारा उत्तर क्या हुआ? कि सलिलम तव वीणाम आकर्ण्य सलिलम उच्छलेत। अब द्वितीय सलिलम का यहाँ तात्पर्य क्या है? कि क्रीड़ा सहित। अर्थात क्रीड़ा करता हुआ जल उछलता है। अब विद्यार्थियों, हमारे पास जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न ही बहुत बड़ा है। हम इसको देखकर ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन विद्यार्थियों इसका उत्तर बहुत छोटा है। हमें सिर्फ इस प्रश्न में यह ढूंढना है कि क्या प्रश्न पूछा गया है। तो हमारे पास है कि कवि ही भगवतीम भारतीम। कवि भगवती भारती को कस्याः तीरे, किस तीर पर, अर्थात किस नदी के तीर तट पर मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य, मधुमाधवी की झुकी हुई पंक्ति को देखकर वीणा वादयितुम कथयति। वीणा बजाने के लिए कहता है। अर्थात कवि किस नदी के तट पर झुकी हुई मधुमाधवी लताओं को देखकर वीणा वादन हेतु कहता है। अब हमारा प्रश्न सिर्फ कस्याः, अर्थात किस नदी के तट पर। तो हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? यमुनायाः नद्याः तीरे। अर्थात यमुना नदी के तट पर।
तो कवि ही भगवतीम भारतीम, कवि भगवती भारती को यमुना नद्याः तीरे, यमुनायाः नद्याः तीरे, यमुना नदी के तट पर मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य, मधुमाधवी की झुकी हुई लताओं को देखकर वीणा वादयितुम कथयति, वीणा बजाने के लिए कहता है। विद्यार्थियों, अब हमारे पास सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ है। अब हम आगे के प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा आगे का प्रश्न क्या कहता है विद्यार्थियों? हमारा प्रश्न कहता है कि क स्तंभे पदानी, क स्तंभ के अंदर जो पद हैं, ख स्तंभे तेषाम पर्याय पदानी दत्तानी, और ख स्तंभ में उनके पर्याय पद दिए हुए हैं। ठीक है। तानि चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, उनको चुनकर, इनमें से चुनकर इन पदों के समक्ष लिखने हैं। अर्थात क स्तंभ के अंदर जो पद दिए हुए हैं उनको ख स्तंभ के पदों से चुनकर उनके समक्ष उनके पर्यायवाची सही रूप से लिखने हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, हमारे पास पहला शब्द क्या है? सरस्वती। सरस्वती हमने देखा है कि मां शारदे को कहते हैं सरस्वती, तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, हम इनके उत्तर ढूंढते हुए चलते हैं, तब आपकी दृष्टि इसी तरफ रहेगी, तो आप इन शब्दों के अर्थों को समझ लेंगे और इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से कर लेंगे। तो हमारे पास पहला शब्द क्या आया? तीरे। तीरे का मतलब होता है विद्यार्थियों तट पर। अलीनाम, अलीनाम होता है भंवरे, अर्थात यह भी इसका पर्यायवाची नहीं होगा। समीरह, समीरह से तात्पर्य होता है विद्यार्थियों वायु, और वाणी, वाणी से मतलब होता है सरस्वती। तो हमारा पहला पर्यायवाची क्या होगा विद्यार्थियों? वाणी। और चलते हैं। आम्रम, आम्रम यानी होता है आम। अब आम्रम का पर्यायवाची क्या होगा विद्यार्थियों? तीरे नहीं होगा, अलीनाम नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अलीनाम भंवरों को कहते हैं। शमीर है, शमीर है वायु को कहते हैं, वाणी सरस्वती को कहते हैं, और रसाल है आम को कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों? रसाल है। अब हमारे पास है पवन है। पवन का हमने पढ़ा था कि पवन किसको कहते हैं विद्यार्थियों? समीरह को। किसको कहते हैं? समीरह को। अब हमारे पास है तटे। ओहो, हमने तो पहले पढ़ रखा है, तटे है मतलब तीरे, अर्थात दोनों के पर्यायवाची हैं। तट का पर्यायवाची क्या है? तीर। तटे, तीरे। और अंत में क्या बचा है? भ्रमराणाम। भ्रमराणाम का क्या होगा? अलीनाम। अब हम इनको एक साथ क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं ताकि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे आसानी से लिख सके। एक बार पुनः स्मरण करते हैं। सरस्वती का क्या होगा विद्यार्थियों? वाणी। आम्रम का क्या होगा? रसालह। पवन का क्या होगा? शमीरह। तटे का क्या होगा? तीरे। और अंतिम भ्रमराणाम का क्या होगा? अलीनाम। इस प्रकार से हमने इनके पर्यायवाचियों को किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि अधोलिखितानि पदानि, अर्थात इन पदों को प्रयुज्य प्रयोग कर संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम कुरुत। संस्कृत भाषा के अंदर इनकी वाक्य रचना करनी है। अर्थात हमारे पास जो ये पद लिखे हुए हैं, इन पदों का प्रयोग करते हुए हमें संस्कृत के अंदर वाक्य रचना करनी है, वाक्य बनाने हैं। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हमारे पास शब्द है निनादय, अर्थात निनादय शब्द का प्रयोग करते हुए हमें एक वाक्य रचना करनी है संस्कृत भाषा के अंदर। अब हमारे पास निनादय शब्द का अर्थ सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो निनादय शब्द का अर्थ क्या होगा? बजाओ। अब बजाओ शब्द से हमें याद आता है कि हमारे पाठ के हर श्लोक के अंदर यही वाक्य का प्रयोग हो रहा है, तो हमें भी इसी प्रकार का एक वाक्य बनाते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा? निनादये नवीनाम अये वाणी वीणाम, बजाओ नई धुन वाली वीणा को हे सरस्वती। ये हमारा प्रथम वाक्य बनता है। दूसरा वाक्य, और दूसरा वाक्य बनाने के लिए दूसरा पद क्या है विद्यार्थियों? मंद मंदम।
अब हम इस पद का प्रयोग करते हुए वाक्य रचना करते हैं। मंद मंदम हमने बनाया वायु, वायु का मतलब हवा, मंद मंदम बहती अर्थात धीरे धीरे बहती है। यह हमने दूसरे वाक्य का प्रयोग किया है। अब तीसरा पद हमारे पास क्या है विद्यार्थियों? मारुतः। मारुतः यानी क्या होता है? मारुतः से क्या तात्पर्य है? हवा या वायु। तो हमारे पास शब्द आया मारुतः अहर्निशम प्रवहति, वायु दिन रात बहती है। यह हमने इसका वाक्य बनाया है। सलीलम, सलीलम से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? जल। सलीलम से क्या तात्पर्य है? जल। अर्थात बालकः शीतलम सलिलम पिबति, बालक शीतल जल पीता है। यह हमने इसका वाक्य बनाया है। अब हमारे पास अंतिम पद क्या है? सुमनः। सुमनः से क्या तात्पर्य है? पुष्प। हमने वाक्य बनाया उद्याने सुमनः विकसति, उद्यान में पुष्प खिलता है। इस प्रकार से हमने वाक्य प्रयोग किए हैं। तो विद्यार्थियों, जो ये शब्द दिए हुए हैं इनका प्रयोग कर हमें पद निर्माण करना है, संस्कृत के अंदर वाक्य रचना करनी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है विद्यार्थियों कि प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। प्रथम श्लोक का जो आशय है वह हमें हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के अंदर लिखना है। हम यहाँ इसका हिंदी भाषा के अंदर आशय प्रकट कर रहे हैं। क्या आशय प्रकट किया है विद्यार्थियों हमने? कि हे सरस्वती नवीन धुन वाली वीणा का वादन कीजिए, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान गाइए। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली बोली वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार से हमने पहले श्लोक के आशय को यहाँ प्रकट किया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है विद्यार्थियों कि अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत, अर्थात हमें जो पद लिखे हुए हैं उन पदों के विलोम शब्दों को लिखना है। जैसे हमारे पास आता है कि आना, उसका विलोम शब्द क्या होगा? जाना। उसी प्रकार से इन पदों के विलोम शब्द हमें यहाँ लिखने हैं। तो हमारे पास पहला शब्द कौन सा है? हमारे पास पहला शब्द है कठोरम। विद्यार्थियों, कठोरम से क्या तात्पर्य होता है? कठोरम का मतलब होता है कठोर। अब उसका विलोम पद क्या होगा? कोमलम या मृदुम। अब हमारे पास अगला पद क्या है? कटुहु। कटु का मतलब कड़वा, और उसका विलोम क्या होगा? मधुरम। तो हमारे पास कटु का विलोम पद क्या है विद्यार्थियों? मधुरम। हमारे पास अगला शब्द है शीघ्रम। शीघ्रम का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? शीघ्रम से क्या तात्पर्य है? शीघ्रम से तात्पर्य है जल्दी। तो उसका विलोम पद क्या होगा? धीरे। उसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? शनय शनय, धीरे धीरे। अब हमारे पास अगला शब्द है प्राचीनम। प्राचीनम का मतलब होता है पुराना, और पुराने का विलोम शब्द क्या होगा? नवीन। तो संस्कृत में उसे क्या लिखेंगे? नवीनम। अब हमारे पास अगला पद क्या है? नीरसः, अर्थात ऐसा जो रस से विहीन है उसे क्या कहेंगे? नीरसः। और जो रस से युक्त हो उसे क्या कहेंगे? सरसः। तो नीरसः पद का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? सरसः। विद्यार्थियों, आप इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और याद करें। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने हमारे प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति के प्रश्नों को हल किया। अगली कक्षा में हम आगे के आए हुए पाठों का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आगे के पाठों के अध्ययन के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।